छात्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब के सारांश की चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बड़े भाई साहब कहानी का सारांश बताइए। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानीकारों में मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। आपने अपनी कहानी कला के बल पर हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा प्रदान की। आपने गड़े मुर्दे न उखाड़कर काल्पनिक जगत में भ्रमण न करके जीवन के यथार्थ धरातल पर कहानी को प्रतिष्ठित किया। आपने दलित, शोषित, गरीब, मजबूर, मजदूर, सर्वहारा समाज को कहानी का मुख्य विषय बनाया। आपने लगभग 300 कहानियाँ लिखीं। पूस की रात, पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह तथा बड़े भाई साहब जैसी चर्चित कहानियाँ कथा साहित्य को प्रदान की। आपकी कहानियाँ जहाँ एक ओर जन समस्याओं से जुड़ी हैं, वहीं मनोरंजक और प्रेरणादायी भी हैं। बड़े भाई साहब दो भाइयों की कहानी है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष बड़े हैं, किंतु वे उससे 3 कक्षा ही आगे हैं। बड़े भाई साहब बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, किंतु बार बार फेल हो जाते हैं। लेखक खेल कूद में रुचि रखता है, फिर भी वह कक्षा में अव्वल आता है। बड़े भाई साहब लेखक को खेल कूद से दूर रहने तथा पढ़ाई पर ध्यान देने का उपदेश देते रहते हैं। कहानी का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, बड़े भाई साहब का स्वभाव। बड़े भाई साहब बेहद मेहनती हैं। वे हर समय किताबें खोले बैठे रहते हैं, कभी कॉपी तो कभी किताबों के हाशिए पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियाँ आदि की तस्वीरें बनाते रहते हैं। कभी कभी एक ही शब्द या नाम या वाक्य 10-10, 20-20 बार लिखते रहते हैं। कभी कोई एक शेर बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते हैं और कभी शब्दों की ऐसी इबारत लिखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वे नवीं जमात में थे और लेखक 5वीं में। भला उनका इतना साहस कैसे हो सकता था कि बड़े भाई साहब से यह जानने का प्रयास करता कि उसकी इस मेहनत का क्या अर्थ है। इसमें बड़े भाई साहब की स्वाभाविक चित्रण किया गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं।
इसके बाद हम छोटे भाई साहब के स्वभाव और व्यवहार की बात करेंगे। तो छोटे भाई साहब का स्वभाव इस पर चर्चा करेंगे। छोटे भाई साहब स्वयं लेखक हैं। लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसके लिए 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मुश्किल था। वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कांकड़ियाँ उछालता तो कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाता। और यदि कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ तरह तरह के खेल खेलता। जब वह खेल कर वापस कमरे में आता तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर डर जाता। वे उससे केवल एक ही सवाल पूछते, कहाँ थे? उनके इस सवाल का उत्तर देने में लेखक के पसीने छूट जाते, अर्थात लेखक स्वयं अपने भाई से डर जाता। इन दोनों ही बिंदुओं में बाल सुलभ क्रीड़ाओं और लीलाओं का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक ने किया है। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश की बात हम करते हैं। हॉस्टल के कमरे में घुसते ही बड़े भाई साहब के उपदेश शुरू हो जाते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक शब्द भी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं, जो ऐरा गहरा नत्थु खैरा पढ़ दे। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुम तो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। इतने मेले तमाशे लगते हैं, रोज़ क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, पर मैं उनके पास तक नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि इस प्रकार खेल कूद में समय व्यतीत करके पास हो जाओगे? यदि मुझे एक कक्षा में 2-3 साल लगते हैं तो तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। क्यों दादा की कमाई बर्बाद करते हो? इससे अच्छा है कि तुम घरे चले जाओ और खूब गिल्ली डंडा खेलो। इस बिंदु से यह पता चलता है कि उनके बड़े भाई साहब उन्हें हमेशा उपदेश देते रहते हैं और प्रेरणा भी देते रहते हैं। इसके बाद हम बड़े भाई साहब के उपदेश का प्रभाव की चर्चा करेंगे कि उसका क्या असर लेखक पर हुआ। बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर लेखक की आंखों में आंसू आ जाते। उसके पास उनकी बातों का कोई जवाब न था। बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर लेखक सोचने लगता कि क्यों ना घर वापस चला जाए। बड़े भाई साहब की तरह पढ़ाई करना उसके बूते की बात नहीं, परंतु घंटे 2 घंटे बाद निराश के बादल छट जाते और वह पढ़ाई करने के लिए संकल्प कर लेता। फटाफट टाइम टेबल बना लेता। परंतु टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। कुछ समय बाद ही पुनः लेखक खेल कूद की तरफ आकर्षित हो जाता। उसके बाद परीक्षा का
परिणाम। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सालाना इम्तहान हुए और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में अव्वल आया। अब दोनों भाइयों के बीच 2 दर्जे का अंतर रह गया। लेखक के मन में आया कि क्यों ना बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं और कह दूं कि आपकी घोर तपस्या कहाँ चली गई। मुझे देखो, मैं खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। परंतु लेखक ने देखा बड़े भाई साहब बहुत उदास हैं, अतः घावों पर नमक छिड़कने का विचार उसने अपने मन से निकाल दिया। पर अब लेखक को अपने ऊपर अभिमान हो गया, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उस पर बड़े भाई साहब का रौब चलने वाला नहीं था। अब वह धीरे धीरे लेखक पढ़ाई पर कम ध्यान देने लगा और खेल कूद पर अधिक ध्यान देने लगा। उसके बाद बड़े भाई साहब की नसीहतें। एक दिन जब लेखक गुल्ली डंडा खेलने के बाद दोपहर के समय भोजन करने के लिए कमरे में लौटा, बड़े भाई साहब ने पुनः नसीहत देना प्रारंभ कर दी कि इस साल दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया, मगर भाईजान घमंड तो अच्छों का नहीं रहता, तुम्हारी क्या विषाद। रावण का उदाहरण देकर बोले, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है, इसलिए आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे तमाम उदाहरण देकर लेखक के लिए आगे बढ़ने के लिए नसीहत देते रहते और लेखक चुपचाप उन बातों के लिए सुनता रहता। इसके बाद बड़े भाई साहब परीक्षा में असफल। इस बिंदु के तहत हम पुनः उनके विषय में जानेंगे। सालाना फिर इम्तहान हुआ और बड़े भाई साहब पुनः फेल हो गए। लेखक ने बड़ी मेहनत न की, किंतु फिर भी वह दर्जे में पास हो गया। नतीजा सुनकर बड़े भाई साहब रो पड़े। उसके साथ लेखक भी रोने लगा। अब लेखक को उन पर दया आने लगी। उनके फेल हो जाने से लेखक की खुशी आधी रह गई। अब लेखक और उसके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। उसके बाद कनकौए लूटने की घटना। एक दिन संध्या का समय था। हॉस्टल से दूर लेखक कनकौए लूटने के लिए दौड़ रहा था और उधर से बड़े भाई साहब गुजरते हैं। बड़े भाई साहब देखते हैं और पुनः लेखक को डांटते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है इस तरीके से अगर खेल में लगोगे तो आगे अच्छी पढ़ाई तुम कैसे कर सकते हो। इस प्रकार वह अपना भी उदाहरण देते हैं, स्वयं को बताते हैं कि मैं हमेशा जो है संघर्षरत रहता हूँ, और गुस्से में आकर यह भी कह देते हैं, ऐसे अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ जड़ दूँगा। इस प्रकार इस कहानी में बड़े भाई साहब एक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं और छोटे भाई लेखक पढ़ाई में कम और खेल में रुचि अधिक रखते हैं। यह अलग बात है कि बड़े भाई साहब परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं और लेखक कम मेहनत करने पर भी हर बार सफल हो जाता है। ये कहीं न कहीं उनके भाग्य पर भी निर्भर करता है और उनकी स्मरण शक्ति पर भी निर्भर करता है कि बड़े भाई साहब अधिक समय में कम प्राप्त कर पाते हैं, जबकि लेखक कुशाग्र बुद्धि का होने की वजह से कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है। लेकिन उनके उपदेशों के होने से ही लेखक उतनी पढ़ाई कर पाता है। यदि बड़े भाई साहब उसके लेखक के लिए प्रेरित न करते, उनको प्रेरणा स्रोत न बनते, उपदेश न देते, तो लेखक ने जो कुछ भी प्राप्त किया है
शायद वह भी प्राप्त न कर पाता। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह विषय भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।